नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक चल रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य होगा। इसमें सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा। इससे पहले कल शाम बीजेपी मुख्यालय पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा हुई थी। दिल्ली बीजेपी ने सभी विधायकों की आज शाम बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी वैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन में उपराज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा। चुनाव नतीजों में बीजेपी की दिल्ली की सत्ता पर वापसी हुई है। आतिशी को कालकाजी सीट से जीत मिली है। वो इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मैदान में थी। दिल्ली विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले प्रवेश वर्मा का उनके पैतृक गांव मुंडका पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुंडका में उन्होंने दादा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को मात दी है। भाजपा ने 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करते हुए 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीट जीती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ जलेबी बनाई और बांटी भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना नदी को साफ करने के मुद्दे पर कहा कि मोदी जी ने अगर यमुना साफ करने की गारंटी दी है तो वे इसे जरूर साफ करेंगे और लोग आने वाले समय में यमुना तट पर घूमने के लिए आएंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। 2 विधानसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार केवल 22 सीटों पर ही जीत मिली है। पिछली बार से आपने 40 सीटें गंवा दी हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से और सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश सीट से हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव जीता है। वहीं बाबरपुर सीट से गोपाल राय को जीत मिली है। कालकाजी सीट से जीत दर्ज करने के बाद आतिशी ने एक रोड शो किया। जीत के जश्न में सराबों और आतिशी कार्यकर्ताओं के साथ झूमते नाचते नजर आई। आतिशी के जश्न पर स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि एक कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी मार्लेना जश्न मना रही हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का तीसरी बार खाता नहीं खुल सका। कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी है। ये बात जरूर है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी वोट हिस्सेदारी में 2% से अधिक की बढ़ोतरी की है। उसने करीब 6.4% वोट हासिल किए, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 4.26% वोट मिले थे। कांग्रेस ने अपने इस प्रदर्शन पर निराशा जताई और साथ ही कहा कि उसने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और 5 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी।
कांग्रेस के जो 3 उम्मीदवार दिल्ली में अपनी जमानत बचाने में सफल रहे, उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त और नांगलोई जाट सीट से रोहित चौधरी शामिल हैं। संदीप दीक्षित, अलका लांबा, कृष्णा तीरथ, मुदित अग्रवाल, हारून यूसुफ और राजेश लिलोटिया ऐसे नेता रहे जो अपनी जमानत बचाने में विफल रहे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के बेतिया में रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री इलाके के सभी सांसदों के साथ बैठक भी करेंगे। रेल मंत्री कुमारबाग और बेतिया स्टेशन के बीच संपार संख्या 2 के पास नवनिर्मित आरओबी का लोकार्पण करेंगे। 103 करोड़ की लागत से बना ये पुल शहर में जाम से राहत दिलाएगा। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय में तैनात सीनियर ऑडिटर और 2 अन्य लोगों को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपी एक प्राइवेट डिफेंस सप्लायर और उसके कर्मचारी हैं। सीबीआई ने 7 फरवरी को इस मामले में केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता खुद भी एक डिफेंस सप्लायर है। उसने आरोप लगाया कि सीनियर ऑडिटर और एक प्राइवेट डिफेंस सप्लायर ने उसके पहले से मंजूर हो चुके बिलों के भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की थी। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज से नम्मा मेट्रो टिकट का किराया 50% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अधिकतम टिकट की कीमत अब 90 रुपए होगी, जो मौजूदा वक्त में 60 रुपए है। जबकि स्मार्ट कार्ड यूजर्स को किराए में 5% की छूट का लाभ मिलेगा। किराए को बढ़ाने का फैसला किराया तय करने वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सप्ताहांत और राष्ट्रीय छुट्टियों पर स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए 10% की छूट का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त समिति ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने और टिकटिंग की भीड़ को कम करने के लिए गैर पिक घंटों के दौरान स्मार्ट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त 10% की छूट का सुझाव भी दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़े नुकसान की खबर है। नेशनल पार्क एरिया इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। पिछले 2 घंटे से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग स्थित गांदरबल के मुख्य बाजार में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में 40 से 45 दुकानें आने की संभावना है। गुजरात के बनासकांठा जिले में रेत से भरा एक डंपर ट्रक पलटकर मजदूरों के एक समूह पर गिर गया, जिससे 3 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। कोलकाता पुलिस ने सेफ ड्राइव सेव लाइफ हाफ मैराथन का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार, जीओसी बंगाल सवेरिया राजेश अरुण तीरंदाज डूला बनर्जी ने 10 किलोमीटर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन को लेकर कोलकाता पुलिस ने नागरिकों से ट्रैफिक प्रतिबंधों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की, ताकि यातायात सुचारू बना रहे और मैराथन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। शनिवार को 1.32 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासियों समेत 1.22 करोड़ आम श्रद्धालु शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में डोडा के लाल द्रमन में शीतकालीन महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से आए पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बर्फ से ढकी वादियों के बीच स्थानीय स्वयंसेवी संगठन तेजस एक पहल के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में पारंपरिक विरासत, लोक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया गया। 10 फरवरी को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है।
वाराणसी के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वहीं महाराष्ट्र के शिक्षकों का कहना है कि ये पीएम मोदी की सराहनीय पहल है। ये छात्रों को तनाव से दूर रहने में मदद करती है। फलौदी जिले के सरकारी विद्यालयों में भी प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कार्यक्रम को देखने से पहले अपने अपने विचार साझा किए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर के छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आरपीएम एकेडमी में बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम से हम लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई कार्यालय में केंद्रीय बोर्ड की 613वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और आर्थिक विकास के बीच संतुलन के साथ साथ रुपए की स्थिति पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों और स्लैब की समीक्षा का काम लगभग पूरा हो चुका है और कर स्लैब एवं दरों में कटौती पर जल्द ही जीएसटी परिषद फैसला लेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आगे जाते हुए क्रेडिट को और सुविधाजनक बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि अगर महंगाई का रुझान अनुकूल बना रहता है तो अप्रैल तक रिजर्व बैंक ब्याज दरों में एक और कटौती कर सकता है। केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 11 नई पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों और 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के लिए 28 प्रमुख प्रणालियों की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 642 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने भारतीय नौसेना के लिए नई पीढ़ी के 11 अपतटीय गश्ती जहाजों और 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के लिए 642.17 करोड़ रुपए अनुमानित मूल्य के 28 UN-51 प्रणालियों की खरीद के लिए नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। UN-51 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल सिस्टम है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजर्स उपकरणों का उपयोग करके लक्ष्यों की खोज करने और उनका पता लगाने के साथ उनका वर्गीकरण भी करता है। NSCFI ने कहा कि भारत की 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने की उपलब्धि विकसित और विकासशील देशों को ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए करेगी प्रेरित। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने स्वच्छ एवं हरित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर 100 गीगावाट सौर क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 1.05 अरब डॉलर बढ़कर 630.6 अरब डॉलर हुआ। इंफोसिस ने अक्टूबर 2024 में कैंपस भर्ती के जरिए बहाल किए गए लगभग 700 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है। गाजा पट्टी में हमास की ओर से 3 इजरायली बंधकों को रिहा करने के बाद इजरायल ने भी 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों में 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार व्यक्ति शामिल हैं। इजरायल सरकार ने कहा कि संघर्ष कम करने की दिशा में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजरायल ने गाजा पट्टी और हमास को लेकर अपनी नीति में कोई बड़ा बदलाव कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद पनामा के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला किया।
वहीं पनामा के इस फैसले पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अरबों डॉलर के BRI से पनामा के बाहर निकलने के लिए अपने देश में तैनात उसके राजदूत को तलब किया है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने आग के खतरे के कारण आपातकालीन आदेश जारी किया। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने कहा कि उन्हें यह विश्वास है कि अरोकेनिया क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आग जानबूझकर लगाई गई है, जिससे एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। चिली में वर्तमान में लगभग 15 सक्रिय आग की घटनाएं हैं, जो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के कारण बढ़ गई है। वहीं अरोकेनिया क्षेत्र में आग के सिलसिले में 60 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दक्षिणी मैक्सिको में बस यातायात दुर्घटना में 41 लोगों की मौत। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसके कारण 38 यात्रियों समेत 2 ड्राइवरों की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक की भी मौत हो गई है। कोमालकाल्को में मेयर ओविडियो पेराल्टा ने मृतकों के परिजनों से संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ है। ब्रिटेन के 4 परिवारों ने बच्चों की मौत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और इसकी मूल कंपनी बाइटडांस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि कंपनी को उनके दर्द से कोई सहानुभूति नहीं है और वे अपने बच्चों के साथ जो हुआ उसकी सच्चाई का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए कंपनी को अदालत में ले जा रहे हैं। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शनिवार को काला दिवस मनाया। पिछले साल 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में कथित धांधली को लेकर नेताओं ने रैलियां निकाली। इस दौरान पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कैरिबियाई सागर में आज 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। USGS ने कहा कि भूकंप स्थानीय समय अनुसार शाम 6:23 पर आया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। सुनामी की चेतावनी कैमन द्वीप, जमैका, क्यूबा, मैक्सिको, होंडुरास, बहामास, बेलिज, हैती, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ और ग्वाटेमाला के तटों के लिए जारी कर दी गई है, जो कि भूकंप के केंद्र से 620 मील के भीतर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में भूस्खलन होने से 10 घर इसकी चपेट में आ गए और 30 लोग लापता हैं। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने जुनलियान काउंटी में भूस्खलन के बाद अग्निशमन कर्मियों सहित सैकड़ों बचाव कर्मियों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद मलबे में दबे 2 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों से लापता लोगों की तलाश करने और लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ली कियांग ने आसपास के क्षेत्रों में संभावित भूवैज्ञानिक खतरों की जांच और निरीक्षण करने के लिए कहा है। NDRF ने रविवार को दिल्ली में साइकिल मैराथन का आयोजन किया। करीब 50 किलोमीटर के साइकिल अभियान में हिस्सा ले रहे जवानों को NDRF के DG पीयूष आनंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कटक के बाराबाती स्टेडियम में आमने सामने होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कटक में मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले 1 बजे टॉस होगा। भारत फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली कटक में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में खेल सकते हैं। कोहली दाएं घुटने में सूजन के कारण पहले मैच में नहीं खेल पाए थे। वहीं पिछले लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म पर भी निगाह टिकी होगी। BCCI ने नए संयुक्त सचिव के चुनाव के लिए एक विशेष आम बैठक बुलाई है। ये बैठक 1 मार्च को मुंबई में होगी। कार्लोस अलकराज ने रोटरडैम ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अलकराज का सामना ह्यूबर्ट हुरकस से होगा। फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम का पहला दिन विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने वर्डर ब्रेमेन को 3-0 से हरा दिया। बायर्न की ओर से हैरी केन ने 2 गोल किए। इस जीत के साथ बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा के शीर्ष पर 9 अंक की बढ़त बना ली है। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का कहना है कि क्लब पर लगे 115 आरोपी की सुनवाई पर फैसला 1 महीने के अंदर आ जाएगा। मैन सिटी पर प्रीमियर लीग के वित्तीय नियमों को तोड़ने के आरोप लगे हैं। संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के ऑफिस से 40 लाख रुपए की हुई चोरी। संगीतकार का ऑफिस बॉय कथित रूप से फरार। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
पंजाबी सिंगर हार्डी संधू को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में एक फैशन शो के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। परमिशन के बिना कर रहे थे फैशन शो। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म आई एम नॉट एन एक्टर का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर मार्च में कैलिफोर्निया में सिनेक्वास्ट फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगा। हिमेश रेशमिया की फिल्म बैरिस्ट रवि कुमार बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 1.08 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई। इसी के साथ फिल्म ने अब तक 3.83 करोड़ रुपए ही जुटाए हैं। फिल्म लवयापा को नहीं मिला दर्शकों का साथ। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन अब तक कुल 1 करोड़ 79 लाख रुपए का ही कारोबार किया। बोयापति श्रानु द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा फिल्म अखंड 2 की रिलीज डेट हुई जारी। फिल्म इसी साल 25 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अभिनेता रणबीर कपूर ने तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म VD12 के लिए विशेष वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग को किया पूरा। फिल्म का टीजर 12 फरवरी को रिलीज होगा। वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विकी कौशल की फिल्म छावा 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना भी आएंगे नजर। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म तुमको मेरी कसम 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अनुपम खेर, आदर्श शर्मा, ईशा देओल नजर आएंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।